बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका फाइनल एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। अब बस उसमें 15 से 20 दिन बाकी रह गए हैं और इसीलिए अब हम प्रैक्टिस पेपर्स जो कि पिछले साल के पेपर्स आए हैं, आज हम करेंगे क्लास 8 का जो लास्ट ईयर 2023-24 का साइंस का पेपर आया था, उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। और इसमें आप देख सकते हो आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह की आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी। तो शुरू से एंड तक वीडियो आप ज़रूर देखना और कोशिश करना पहले क्वेश्चंस को पॉज करके खुद करने की, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो। इसमें जैसा कि आपको पता है 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 60 मार्क्स का। और इस पेपर में आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 12 क्वेश्चंस होते हैं और उनको एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना होता है। खंड ख में आपके 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न होते हैं और खंड ग में आपके योग्यता आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कोशिश करेंगे एक साथ ही कर लें। तो पहला जैसे कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के, इसमें आपको जो निर्देश दिया हुआ उसके अनुसार करना है कि सजीवों के मृत अवशेषों से होता है। तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन जो है वो जीवाश्मों से ही निर्माण होता है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, जो आपका, और जीवाश्म कौन कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं मुख्यतः, तो कोयला और पेट्रोल। तो ये आप ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोल ये दोनों जीवाश्म ईंधन होते हैं, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, और ये जीवों के अवशेषों से बनता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखो आप कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूसरा है ध्वनि निर्वात में सरलता से गमन कर सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि जो है निर्वात में सरलता से गमन नहीं कर सकती। ध्वनि द्रव, गैस और ठोस तीनों में गमन कर सकती है, परंतु निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है गेहूं एक खरीफ फसल है। तो ये आपको पता है खरीफ फसल क्या होती है, ऐसी फसलें जो हम जून से लेके अक्टूबर तक के बीच में लगाई जाती हैं, बारिश के समय में लगाई जाती है और अक्टूबर में उसको कटाई कर ली जाती है। तो ये धान इसका मुख्य एग्जाम्पल है। तो गेहूं जो है वो आपके नवंबर या अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल तक ये रहती है। तो ये आपकी जो फसल है, इस फसल को हम कहते हैं रबी की फसल, और इसीलिए गेहूं एक रबी फसल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। चौथा है हम वायुमंडलीय दाब के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं रहेगा, हमारे आसपास दाब नहीं रहेगा, तब तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वायुमंडलीय दाब, अगर वायुमंडल हमारे आसपास नहीं है तो उस जो आसपास गैस का आवरण है पृथ्वी पर, जीवन ही पॉसिबल नहीं है बिना वायुमंडल के। और वायुमंडल दाब के बिना क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक दाब नहीं रहेगा प्रॉपर सभी गैसेस का, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से वायुमंडलीय दाब के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सत्य है आपका। दूसरा है डैश का उपयोग रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन में भाप बनाने के लिए। तो भाप के लिए आपको पता है किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोयला का, यानी कोयला को जलाकर भाप की गाड़ियाँ, जो भाप इंजन चलाए जाते थे वो कोयला से। छठा क्वेश्चन है कि ध्वनि का संचरण गैस, द्रव या अभी हमने किया था ठोस में होता है। तो इसका हो जाएगा गैस, द्रव या ठोस में। सातवां दिया हुआ है निषेचित अंडे को, तो जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलता है तो उसको हम कहते हैं निषेचन। मादा युग्मक और नर युग्मक, इन दोनों के, अच्छा, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है शुक्राणु, और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है आपका युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर का है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका युग्मनज। उसके बाद है जुलाई में डैश, अब यहाँ जुताई होगा, जुलाई नहीं है जुताई। तो जुताई में डैश के उपयोग से श्रम एवं समय। तो अगर आप खेतों की जुताई करना है तो अगर ट्रैक्टर का आप इस्तेमाल कर लेते हो तो श्रम और समय दोनों की बचत होती है।
फिर है किण्वन को परिभाषित करना है। तो किण्वन क्या होता है? तो शर्करा से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। शर्करा से जब आप अल्कोहल में परिवर्तित करते हो और अवायवीय शोषण के द्वारा, और किसके द्वारा होता है ये? ईस्ट के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। फिर दो धातुओं के नाम लिखने हैं जो विद्युत के चालक हैं। तो बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो विद्युत के चालक हैं, और मुख्यतः जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसके वायर्स बनाए जाते हैं, वो एक हो गया आपका एल्यूमिनियम और एक हो जाता है आपका कॉपर यानी तांबा। तो ये हो गया आपका तांबा यानी कॉपर और एक एल्यूमिनियम। इसके अलावा भी आप देख सकते हो जैसे चांदी है वो, उसके भी तार बनाए जाते हैं। तो मुख्यतः लेकिन ये दो है जो विद्युत के चालक और भी धातु है, लेकिन हम जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम, कॉपर, और सबसे अधिक जो चालक होता है वो होता है सिल्वर यानी चांदी। अब इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस को फटाफट देख लें तो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ ट्रू। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो इट इज़ फॉल्स बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। Wheat are part of Kharif crops, so it is wrong. Wheat are part of Rabi crops. We cannot survive without atmospheric pressure, yes, true. Coal was used in railways engine to produce steam to run the engine. Sound can propagate, sound जो है propagate कर सकता है gas, liquid and solid. फिर है फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जायगोट, ये हिंदी में उसे युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है जायगोट। फिर है इन प्लगिंग ट्रैक्टर्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रैक्टर्स ही होगा, आर यूज टू सेव लेबर एंड टाइम। फर्मेंटेशन, सो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, तो शुगर से अल्कोहल और बाय किसके? ईस्ट के हेल्प से। और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी? अगर आपको पता हो तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस डिस्कवर की थी लुई पास्चर। लुई पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था और 1857 में फर्मेंटेशन को। नेक्स्ट है नेम टू मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, इनमें से कोई तीन भी आप नाम दे सकते हो। फिर पहले का 11वां क्वेश्चन है कि यदि एक आपतित कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपको पता है परावर्तन के नियम के हिसाब से अगर कोई कोण एक आपतित हो रही है और वो उसी एंगल से अभिलंब के साथ जो एंगल यहाँ बनेगा, ये अगर x बनेगा तो ये x एंगल से ही परावर्तित हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं परावर्तन के नियम। और दूसरा इसमें क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। तो इसमें अगर आपतित कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित कोण कितना हो जाएगा? x 30 है तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अगला है आंतरिक निषेचन करने वाले दो जंतु। तो बहुत सारे जानवरों के आप नाम लिख सकते हो जो आंतरिक निषेचन करते हैं, जिसमें आपका गाय हो गया, और पक्षियों में भी होता है जैसे मुर्गी में। तो दो आप यहाँ से दे सकते हो। बहुत सारे जिनमें भी शिशु को जन्म दिया जाता है वो सारे आंतरिक निषेचन करने वाले जंतु हैं। मनुष्य में भी आंतरिक निषेचन होता है। तो कोयला गैस, ये जब हम कोयला से कोक का निर्माण करते हैं, कोयला से कोक का निर्माण जब किया जाता है उस समय कोक क्या है? शुद्ध रूप से जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं कोक। तो कोयला से कोक बनाने के निर्माण के दौरान जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं कोयला गैस, और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है जो आसपास की जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स है, जो कोयला के जो संयंत्र होते हैं, उनमें ईंधन के रूप में इस कोयला गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हो। अगला है 4 ऐसे पदार्थों के नाम लिखने हैं जो कोल तार से बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल तार वाला आपका ज़रूर आता है। तो कोल तार से जो है आपके रंग बनाए जाते हैं, सिंथेटिक रंग या डाई, ठीक है। इसके अलावा डाई जो है संश्लेषित डाई, फिर पेंट रंग, ये हो गया आपका प्लास्टिक आपके बनाए जाते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड है। आपको 4 बताने हैं, 4 आप आसानी से बना सकते हो। जो परफ्यूम्स, जिसे हम परफ्यूम या स्नेहक जिसे आप कह सकते हो, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं।
ठीक है। और औषधि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे हैं इसके, आप कोई भी 4 इसमें बता सकते हो। फिर है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि क्या होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही है। देखो तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो ध्वनि है वो हम सुन सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। 20,000 से कम की जो ध्वनि है उसे कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है उसको कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए, पराश्रव्य, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि क्या क्या होती है। अगला है, या आप वैसे भी बता सकते हो, जो ध्वनि हम सुन सकते हैं वो कहलाती है श्रव्य ध्वनि, जो नहीं सुन सकते वो कहलाती हैं अश्रव्य ध्वनि। लेकिन आमतौर पर अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम और श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। चौथा है, क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है। तो बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जो सामान है, लोहे का सामान है, उसको जंग नहीं लगने देता है। तो यही आपको बताना है। उसके बाद है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन कर सकता है। तो शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं कर सकता। विद्युत का संचालन करने के लिए हमें उसमें नमक मिलाना पड़ता है। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते, कोई भी फ्री आयन नहीं होते। जैसे ही हम उसमें नमक या कोई भी सॉल्ट मिलाते हैं तो उसमें फ्री आयंस बन जाते हैं और तब वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। 5वां है, अंड प्रजक जंतु किसे कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं और फिर वो अंडे से नया जंतु विकसित होता है, उसको हम कहते हैं अंड प्रजक जंतु। जिसका उदाहरण अगर आप देना चाहो तो जितने भी पक्षी हैं वो सारे क्या होते हैं, अंड प्रजक। जैसे मुर्गी, उसके बाद आपके कबूतर, 2 आप दे सकते हो, और भी बहुत सारे दे सकते हो, ठीक है। और अगर पक्षियों के अलावा आपको देना हो, जैसे मछली, ये भी आपके अंड प्रजक होते हैं। सांप, ये भी अंड प्रजक होते हैं। तो कोई से भी 2 उदाहरण आप दे सकते हो। अगला है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ऐसे जनन जो एकल जीव, सिंगल जीव से होता है। तो एकल जीव से होने वाले जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। और छठा है आपका, लैंगिक जनन करने वाले 4 जीवों के नाम। तो जिसमें 2 जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एक नर और मादा, उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। 4 जीव आप बहुत सारे दे सकते हो। एक तो मनुष्य ही हो गया आपका, उसके अलावा जानवरों में आप दे सकते हो गाय, और भी बहुत सारे आप दे सकते हो। अच्छा, पौधों का भी आप नाम दे सकते हो, क्योंकि आपको जीवों के बारे में पूछा है तो आप पौधे के बारे में भी बता सकते हो। तो कोई भी 4 आप दे सकते हो, जैसे हो गया मनुष्य, हो गया गाय, हो गया घोड़ा, हो गया। और आप बताओ, एक एग्जाम्पल आप बताओ। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक आप बताने की कोशिश करो। अब इंग्लिश में अगर देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर है 30 डिग्री। 2 एनिमल्स जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें आप लिख सकते हो हैन, हॉर्स, काव, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कोल गैस, जब आप कोल से कोक बनाया जाता है, उस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं कोल गैस। उसका यूज़ होता है एज अ फ्यूल, जो है कोल प्रोसेसिंग यूनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 प्रोडक्ट जो आपको कोल से मिलते हैं, कोल टार से। तो कोल टार से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें कोई सा भी आपको 4 लिखने हैं जो बना सकते हैं। तो आपके सिंथेटिक डाइज होते हैं, इसके अलावा कलर, ये जिसे हम कहते हैं पेंट, फिर परफ्यूम्स और ड्रग्स, ये सारे इससे बनाए जाते हैं। फिर है, व्हाट आर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल या इनऑडिबल साउंड क्या होता है। तो ऑडिबल साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय आवर ईयर एंड इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय
our ear, that is known as inaudible, and the sound which can we hear are audible sound. और audible sound की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड है ये ऑडिबल में आती है, इससे कम की होती है इनऑडिबल। फिर है इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़फुल फॉर हस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए यूज़फुल है तो येस। वाई? बिकॉज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द मेटल एंड इट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग, तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए और उसका टेक्सचर भी अच्छा बना देती है। नेक्स्ट है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो नो, प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ नो फ्री आयंस, तो आयंस इसमें फ्री नहीं होते, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव टू ऐड सॉल्ट इन दिस टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट आर ओवीपेरस, तो ओवीपेरस किन्हें कहते हैं? जो एग्स देते हैं, तो एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो जिसमें आपके मोस्टली बर्ड्स होंगे, जैसे हैन, स्पैरो, पिजन, एज इट इज। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेम 4 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 4 ऑर्गेनिज्म का नाम देना है, तो कोई से भी 4 ऑर्गेनिज्म का आप इसमें नाम देख सकते हो। अभी हमने ऊपर देखा ही है, जिसमें आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है, उसके बाद डॉग्स, काउ, हॉर्स, all these reproduce by sexual reproduction. Now next है संपर्क बल को 2 उदाहरण देना है, तो संपर्क बल के 2 उदाहरण जो हम कांटेक्ट में आने के बाद ही हो, तो उसमें एक है आपका घर्षण, घर्षण जो है बिना संपर्क के नहीं हो सकता, तो एक हो गया आपका घर्षण बल। दूसरा आपका पेशीय बल, आप किसी चीज़ को बिना छुए जो है उस पर अपना बल नहीं लगा सकते, तो पेशीय बल और घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल के। सीएनजी का पूरा नाम आपको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में, हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। उसके बाद कोई 2 लाभ बताने हैं, तो एक तो ये स्वच्छ ईंधन होता है, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये काफ़ी स्वच्छ ईंधन होता है, और दूसरा इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टोर करना इसको आसान है, और LPG और पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये किफ़ायती भी है, सस्ता भी पड़ता है। तो ये कोई भी 2-3 उदाहरण आप बता सकते हो। अगला है पेट्रोलियम कैसे बना था, तो पेट्रोलियम के निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है कि करोड़ों साल पहले जब समुद्र के अंदर जीव दब गए तो उनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ते गई और उच्च ताप और दाब में उन पिघल कर फिर उनके ऊपर वो विघटित होके उच्च ताप और दाब में वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। फिर है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले 2 उत्पाद, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले कोई 6 उत्पाद हैं आपके, उसको आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका पेट्रोल, एक होता है आपका डीजल, ठीक है, उसके बाद केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उस 5वां है आपका पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, LPG। ये टोटल 6, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके पेट्रोलियम से निकलने वाले, जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स और LPG। इसमें कोई 2 आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, तो मनुष्य ध्वनि जो है वो किससे उत्पन्न करता है, जो वाक तंतु है उससे, हमारा जो गले में उपस्थित है वाक तंतु, उससे ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये जो है हमारे जो श्वास नली है उसके ऊपरी भाग में होता है, और ये जो 2 वाक तंतुओं के बीच,
तो वाक तंतुओं के बीच एक बहुत पतली जगह होती है, जब उससे हवा बाहर निकलती है तो प्रेशर के साथ जब लंग्स ऊपर की ओर हवा छोड़ता है तो वो कंपन करती है और उससे फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है। तो कोई से भी ध्वनि प्रदूषण, जैसे पटाखों का शोर, और आप दे सकते हो पटाखे बजने से होता है ध्वनि प्रदूषण, गाड़ियों से, जो वाहनों का शोर उससे मुख्यतः ये है, और वाहनों के शोर से। तीसरा आप दे सकते हो जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उनसे। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण। फिर है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के 3 गुण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। पहला, सीधा बनता है, ठीक है, समान आकार का बनता है, आभासी, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में आप नहीं होते हो, और पार्श्व परिवर्तित। सबसे इम्पोर्टेंट आप लिखना पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब है कि लेफ़्ट जो है वो राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। 11वां है दाब की को परिभाषित कीजिए, और सूत्र भी लिखना है। तो दाब क्या होता है, प्रति एकांक लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं दाब। तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, F जो है यहाँ हो जाता है आपका बल, A जो है आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है आपका दाब या प्रेशर। अगला है, क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं। तो बिल्कुल, द्रव और गैस भी दाब डालते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि बैलून के अंदर प्रेशर होता है ना, एयर का ही प्रेशर होता है, और पानी के बॉटल्स में भी आपका प्रेशर होता है। अगर एक प्लास्टिक के अंदर पानी भर दो वो भी आपको प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो द्रव और गैस दोनों दाब डालते हैं। इसी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स का आपको बताना है कि जो ऐसे फोर्स जो हम कांटेक्ट में आने के बाद ही लगा सकते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो, एग्जांपल्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। तो इसका एग्जांपल फ्रिक्शनल और मस्कुलर फोर्स, ये 2 एग्जांपल्स थे, ये हमने देख लिया। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एडवांटेज हमने पढ़ लिया। पेट्रोलियम कैसे बना वो हमने पढ़ लिया, और ऑब्टेन कौन कौन से प्रोडक्ट है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हमने देख लिया, इसको देख लेना। नॉइस पोल्यूशन के कॉजेज, प्लेन मिरर जो है वो क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है मेनली इसके होते हैं आपके इरेक्ट मतलब सीधा, सेम साइज, फिर होता है आपका लेटरल इन्वर्टेड। मेन ये 3 है, बाकी आप और भी 3-4 है उसको आप लिख सकते हो। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। लिक्विड और गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो यस दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट अब ये है आपका 12वां क्वेश्चन मिलान करने का। इसमें दिया है साधारण नमक, चीनी, सिरका, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वायरस, प्लाज्मोडियम। अब अगर देखें हम इसमें तो साधारण नमक जो है वो क्या होता है आपका, वो मांस, मछली, जैम, अचार, चीनी, सिरका, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वायरस और प्लाज्मोडियम। तो सिरका जो है वो आपका अचार बनाने में इस्तेमाल होता है, तो थर्ड का हो गया आपका डी। फिर अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है आपका एक एंटीबायोटिक है, इसका हो गया सी। वायरस के कारण क्या होता है एड्स, तो इसका हो गया बी। फिर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कारक होता है, तो प्लाज्मोडियम का हो गया ए। चीनी जो है आपका जैम और जेली में होता है, और साधारण नमक मांस और मछली के ऊपर छिड़का जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो इसका हो गया एफ। तो ये इस तरह से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत आसान इस तरह का आता है आपका। और अथवा में दिया हुआ है, बहुत बार इस तरह का डायरेक्ट आ जाता है, हो सकता है आपको ऑप्शन भी ना दे। इसमें क्या कहा गया है कि आपको रेखांकित शब्द को सही करके और फिर कथन को, ये गलत कथन दिया हुआ है लेकिन आपको सही करके लिखना है। जैसे जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, तो ये गलत है। ये क्या उत्पन्न करता है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में
प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? प्रतिजैविक उत्पन्न नहीं करता, हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज, ये प्रतिरक्षी जिसे हम कहते हैं, प्रतिजैविक नहीं, प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। अगला है जुखाम एक अंचरणीय की जगह संचरणीय, ये हो जाएगा संचरणीय रोग। फिर है गेहूं का रस्ट जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ये गलत है। गेहूं का रस्ट जो है वो कवक से होने वाला रोग है। फिर है मलेरिया कुत्ते के काटने से होता है, गलत, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। फिर है पाश्चीकरण में दूध को 40 डिग्री पर गर्म करते हैं, ये गलत है, इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर है चिकन पॉक्स जीवाणु से होता है, ये हमारा गलत है। चिकन पॉक्स किससे होता है ये आपको पता है? तो चिकन पॉक्स होता है वायरस या विषाणु से, आप लिख सकते हो। फिर सेक्शन सी में आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। कॉमन सॉल्ट हो जाएगा आपका मीट एंड फिश, शुगर हो जाएगा आपका पिकल्स, विनेगर हो जाएगा शुगर हो जाएगा आपका जैम और जेली, विनेगर हो जाएगा आपका पिकल्स, टेट्रासाइक्लिन हो गया एंटीबायोटिक, वायरस हो गया एड्स, और प्लाज्मोडियम का हो जाएगा आपका मलेरिया। फिर ये अभी हमने कर ही लिया, ये एंटीबायोटिक की जगह हो जाएगा एंटीबॉडीज़। नॉन कम्युनिकेबल की जगह हो जाएगा कम्युनिकेबल। रस्ट ऑफ वीट बैक्टीरिया की जगह हो जाएगा यहाँ फंजाई। डॉग बाइट की जगह हो जाएगा मॉस्क्यूटो बाइट। यहाँ 40 डिग्री की जगह हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस। फिर बैक्टीरिया की जगह हो जाएगा यहाँ वायरस। तो इन दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन हो सकता है आपको डायरेक्ट इस तरीके का ही आ जाए, ऑप्शन में ना आए, तो ये आप ध्यान रखना। फिर अब जो क्वेश्चंस है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और उसमें बस आपको टिक करना है, बहुत आसान है। जैसे इसमें कहा गया देश के विभिन्न भागों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियों एक दूसरे के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम रबी और खरीफ की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, सरसों, धान और मक्का। तो अगर हम देखें धान, कपास और मक्का, ये हम जो ज़्यादा बारिश होती है तब लगाते हैं। सरसों जो है वो हम सर्दी के समय लगाते हैं, तो ये है एक रबी की फसल, ये एक रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसल है। अगला है रबी की फसलें बोई जाती हैं, कब बोई जाती है? अभी हमने पढ़ा, रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती हैं। फिर है कौन सी कृषि का चरण नहीं है? बुआई, सिंचाई, वर्षा, कटाई। तो बुआई है, सिंचाई है, कटाई है, वर्षा नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, अगर आप सही कर देते हो तो आपको आसानी से 2-2 नंबर, 6 नंबर आप बस एक ऑप्शन वाले में आप आसानी से कर सकते हो। और अथवा में दिया हुआ है इसका कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्राप्त होता है। खाद किससे प्राप्त होता है? पौधों के अवशिष्ट से, जंतु अवशिष्ट से, तो दोनों के अवशिष्ट से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ए, बी, ये सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों से। फिर है आपका भाई विच इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, तो ये हो गया मस्टर्ड। फिर है आपका रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू मार्च, विच इज़ नॉट ए स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर रेन, एंड दिस इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है? तो जो आपका विद्युत मोटर, बाइक का इंजन, टॉर्च, विद्युत लेपन, तो विद्युत मोटर इसका इस्तेमाल करता है। फ्यूज तार क्या होती है? फ्यूज तार उच्च गलनांक की होगी या कम गलनांक की? तो ये निम्न गलनांक की। फिर है घर में एमसीबी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर में एमसीबी का उपयोग परिपथ को तोड़ने के लिए। फिर एक कंपास की सुई क्या इंगित करती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा? तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा, दोनों दिशा की ओर इंगित करती है। उसके बाद है
वही इसका इंग्लिश में वी यूज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक मोटर। फ्यूज़ वायर हैज़, तो इट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। MCB का यूज़ करते हैं हम सर्किट ब्रेक करने के लिए। और नीडल ऑफ ए कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट, अब ये अंतिम क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि कौन सा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो सिर्फ आभासी हमेशा कौन सा बनाता है, तो वो है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है वाहनों में पीछे देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे देखने हेतु उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है दंत चिकित्सक किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल। चौथा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस से भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखें तो जो सिर्फ वर्चुअल इमेज बना सकता है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। फिर विच मिरर इज़ यूज इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर। पीछे देखने के लिए हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। फिर है डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कॉनकेव मिरर। रियल इमेज कौन बना सकता है, तो वो है आपका रियल इमेज बना सकता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये हमने पूरा कंप्लीट पेपर कर लिया है और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप इस तरह के और पेपर्स चाहते हो कि और प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हम और भी पेपर ले आएंगे प्रैक्टिस के लिए। और आप और कौन से सब्जेक्ट्स के और वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट करना कि अगर आप और कहोगे मैथ्स के या और किसी सब्जेक्ट के जो कि 8th क्लास का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करें तो हम ज़रूर जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से आप देखो, क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी।